चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे डिस्कशन करते हैं। कल हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे और हमने देखा था कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बारे में है। बेसिकली ये हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, बेसिकली जो खरीद के बेच रहे हैं उनके बारे में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह से बन रही होती है। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, हम जो पढ़ के आगे थे, हम देख के आ चुके हुए थे। उसमें हमने देखा था कि भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं। हमने जो खरीदा ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ था, उसमें जो हम चीज़ खरीदी वो हमने ऐड की, जो नहीं थी वो हमने लेस की, तो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई थी। अब इसके साथ अगर मैं पैरेलल बनाऊं तो हमारे पास एक ऐसा भी कारोबार होता है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेसिकली क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर आप समझें तो ये क्या कर रहा है, ये चीज़ें बनाकर बेच रहा है। ये क्या कर रहा है, चीज़ें बनाकर बेच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो फर्नीचर खरीदती है आगे बेचती है, वो तो बड़ी बड़ी आसान चीज़ है। बट एक कंपनी जो है वो फर्नीचर बनाती है फिर बेचती है, उसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे और खासतौर पर उसकी हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालनी है वो देखेंगे। बिकॉज यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करेंगे, यहाँ पे कहानी हमारी स्टार्ट होगी किससे? रॉ मटेरियल से। वो रॉ मटेरियल लेके आएगा, फिर उस रॉ मटेरियल के ऊपर क्या करेगा, वो कन्वर्जन करेगा। और कन्वर्जन करने के बाद वो क्या करेगा, हमारे पास जो उसकी फिनिश गुड्स हैं वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करके दे रहा होगा। तो लोहा लेके आएगा फॉर एग्जांपल, फिर लेबर लगाया, मशीन लगाई, लोहे से फर्नीचर बनाया, और फिर क्या कर रहा है, वो फर्नीचर बेच रहा होता है। तो ये हमारे पास साइकिल कुछ इस तरह से चल रहा होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। अब इसमें आपका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? आपका एंड प्रोडक्ट है जो आपने फिनिश गुड्स जो है वो बेचनी है। अच्छा, आप लोगों ने जिंदगी में कभी कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई इस तरह की एक्टिविटीज देखी हैं जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हो? जरा बताइएगा मुझे। जिंदगी में कोई ऐसा कारखाना, फैक्ट्री या कुछ भी देखा है जहां पे चीजें बन के बेच रही, बिक रही हो? कभी भी नहीं देखा? कोई कारखाना, कोई चीज, कुछ अच्छा नहीं। आ आ ठीक है। आप लोगों ने कभी ये जो बने बनाए डॉन के पराठे मिलते हैं या डॉन की रोटी मिलती है, वो देखी हुई है? आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में फ्रोजन पराठे जो हैं वो पड़े होते हैं डॉन के। आप उनको लेके आते हैं, स्पून से फ्राई करते हैं, और आप क्या करते हैं, आप उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। अब वो जो बंदा जो डॉन के फ्रोजन पराठे बेच रहा है, भाई वो पराठे बने बनाए खरीदता है और बने बनाए बेच रहा होता है। जितने के खरीदे वो उसकी परचेजिस थी, जितने के बेचे वो उसकी क्या थी, सेल आ गई। वो मार्कअप मार्जिन जो है वो हमने देख लिया। लेकिन हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। आप सब लोगों ने अपने जिंदगी में तंदूर तो देखा होगा, तंदूर के ऊपर जो रोटियां लग रही होती हैं वो तो देखा होगा आपने। अब तंदूर पे रोटियां लग के बेच रही हैं, बिक रही हैं, वो भी क्या है, हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो है। कैसे? देखिए, तंदूर के ऊपर कहानी की स्टार्ट कहाँ से होती है? कहानी की स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से। अब देखें, आपने तंदूर वाले के पास जाना है और तंदूर वाले के पास जाके आपने नान खरीदने हैं। हम देखते हैं नान आप लेने गए हैं, तो नान जो है वो आपका क्या है, नान आपकी फिनिश गुड्स हैं। नान क्या है आपकी? नान जो है वो आपकी फिनिश गुड्स हैं। अब नान आप किस तरह लेके, या नान का प्रोसेस क्या है? जैसे ये मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड जो है वो क्या कर रहा है, जाके नान लेने गया है। अब नान तो उसको फिनिश गुड्स मिल रही है, लेकिन नान का क्या है, प्रोसेस क्या है, हमने वो देखना है। उसको हमने यहाँ पे समझना है। तो भाई जरा बताएं, जब हम नान खरीदते हैं तो नान का प्रोसेस क्या होगा? ये तो आप लोगों के रोजमर्रा की एग्जाम्पल है।
नान किससे बनता है? बताएं जरा। आपको फ्लोर चाहिए होगा। फ्लोर जो है वो क्या है आपका? रॉ मटेरियल है। अच्छा, आपको लगता है कि नान सिर्फ फ्लोर से बनता है? आपको, ठीक है, साथ आपको तंदूर चाहिए होगा, फायर चाहिए होगी, ये भी आपका एज होता है। लेकिन एक और चीज़ है ना बड़ी ज़्यादा, उसमें लेबर भी तो लगनी है। चलो हम समझते हैं कि जी आपके पास क्या है, आपने नान बनाना है, आप मैदा लेके आएंगे। अब मैदा जो लेके आएंगे, ये आपका मटेरियल है। इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है वो मटेरियल जिसको आप पर यूनिट ट्रेस कर सकते हैं। वो मटेरियल जिसको आप पर यूनिट ट्रेस कर सकते हैं। आपको पता है कि एक एक यूनिट के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। वो है आपका डायरेक्ट मटेरियल। देखें, आपने फैसला कर लिया कि आप रोटी बना के आप नान बना के बेचेंगे। और आपने फैसला कर लिया कि आपका एक नान जो है वो होगा 150 ग्राम का। तो अब आपको पता है कि भाई, आप एक नान बनाएंगे उस पर भी आटा 150 ग्राम का लगेगा। आप बेशक 1000 नान बनवा लें, जो आपका 1000वां नान होगा उसके ऊपर भी कितना लगेगा? 150 ग्राम मीटर लगेगा। बेशक आप 2 लाख नान बना लें, आप पर नान कितना आटा लगा रहे हैं? 150 ग्राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम? 150 ग्राम जो है वो कह रहे होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटीरियल। ये हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो है जो पर यूनिट ट्रेसेबल होता है। आपको पता है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा आपका। वो है आपका क्या? आपका वो डायरेक्ट मटेरियल कहला रहा होगा। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा डायरेक्ट, जिसको मुझे पता है कि भाई पर यूनिट कितना है। एक नाम पे कितना आटा लगेगा, दो पे कितना लगेगा, तीन पे कितना लगेगा, चार पे कितना लगेगा, 4000 वाले पे कितना लगेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? यार अलीम, पैनाडोल है? ला दो यार नीचे से। लेकिन क्या खाली आटे से नान बन जाएगा? क्या खाली आटे से नान बन जाएगा? बताएं जरा। क्या करना पड़ेगा भाई आपको इसमें? आटे के साथ साथ कुछ और चीजें डालनी पड़ेंगी। जैसे यीस्ट है, वो डालना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सॉल्ट जो है, नमक, वो डालना पड़ेगा। आपको बीच में पानी भी तो डालना पड़ेगा। अब आपको पता है कि एक नान में आटा कितना लगा है, लेकिन आपको ये कभी भी नहीं पता एक नान में खमीर, यीस्ट जो है वो कितनी लगी है, एक नान में नमक कितना डला है, एक नान में पानी कितना पड़ा है। ये हैं तो रॉ मटेरियल, ये आपके एज अ मटेरियल के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आप इनको पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ये वो हैं जिनको हम पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते। इनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कह रहे होते हैं। तो समझ लगी कि हमारे पास जो मटेरियल है वो दो तरह का होगा। एक होगा हमारे पास जिसको कहेंगे हमारा डायरेक्ट मटेरियल, और दूसरा हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इन डायरेक्ट मटेरियल होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो पर यूनिट ट्रेसेबल होता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेस आउट नहीं कर सकते, बट वो लग तो रहा है। उसके बगैर चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का समझ आया मतलब? अब भाई आपके पास मटेरियल सारा आ गया। आपके पास आटा आ गया, आपके पास खमीर आ गया, आपके पास नमक आ गया, आपके पास पानी आ गया। अब बन जाएगा? मतलब सारा कुछ लेके आप बैठ गए और आप अब दम कर रहे हैं जी, बन जाए बन जाए बन जाए। हो जाएगा नहीं ना? आपको कोई ना कोई प्रोसेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई प्रोसेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये अगर होती ना जनरेशन काम करने वाली, इनको पता होता कि आटा गूंदते कैसे हैं। ये पापा की परियां हैं, इनको क्या पता हो। कोई नहीं, तुझे करना चाहिए आगे जाके वैसे। अच्छा जी, अब यह है,
आप मटेरियल जो है वो तो लेके आ जाएं, मटेरियल तो आप लेके आ गए। अब अगला काम किसका है? कन्वर्जन का। किसका? कन्वर्जन का। अब कन्वर्जन में क्या होगा बेसिकली? बेसिकली आपकी लेबर आएगी, और लेबर प्रोसेस परफॉर्म करेगी, जिसके जरिए हम क्या करेंगे? अपनी फिनिश गुड्स बना रहे होंगे। क्या करेंगे? लेबर आएगी, लेबर प्रोसेस परफॉर्म करेगी, जिसके जरिए हम क्या करेंगे? फिनिश गुड्स बनाएंगे। अब लेबर क्या करेगी? आपने अक्सर नूरे में देखा होगा, एक बंदा होता है, उसने आटा गूंज रहा होता है। अगर आपने गौर किया हो कभी भी, खास तौर पर अभी चूंकि महीना आने वाला है जून का, तो जो फुल जून का महीना होगा गर्मियों वाला, उसमें उस बंदे ने जो है शर्टलेस होगा, उसने बस इनर लाइनिंग्स पहनी होंगी, बनियान वगैरह पहनी होगी, और ये आटा गूंद रहा है अपने हाथों से, बाजुओं से। उसके सारा बॉडी का पसीना जो है वो उसी आटे में जा रहा है, वो उससे क्या कह रहे हैं, वो उससे गूंद रहा होगा। तो फिर ना घर में आता है आपके वो नान, फिर ये बड़ी कहती हैं यार नान बड़ा मजेदार, नमकीन नान सी। भाई वो नमक जो है वो सॉल्टी जो है ना, वो नमक का नहीं होता, वो उसका पसीने का नमक होता है, जिसको आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। आपके नहीं नहीं, हमारा यहाँ पे होता है बड़े हाइजेनिक तंदूर है ना, ये सारा भी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। उसके हाथों के जो पसीना होगा वही आप लोगों ने एंजॉय करना है, उसी को आप लोग टेस्ट कह रहे होते हैं। भाई वो उसी हाथ से सिगरेट पी रहा होता है, उसी हाथ से वो निस्वार खा रहा होता है, उसी हाथ से वो क्या कर रहे होते हैं, वो आटा गूंद रहा होता है। फिर उसे थूक आती है करके फेंकता है, फिर उसी हाथ से शुरू कर देता है। तो उसने कुछ पहना भी नहीं होता, और जहां पे आटा गूंद रहे होते हैं वहां पंखा भी नहीं लगा होता। सारा पसीना उसके सर का, माथे का, इवन उसकी बगलों का पसीना भी गिर रहा होता है आटे में, वही गूंद रहा होता है। और आप लोग को क्या करते हैं, आहा नान बड़ा मजे का है, फुल टाइम लाल नान है, ऊपर तिल भी लगे हुए हैं, मजा आ गया। जरा जाके कहती हैं 5 2 नान लाना आलू वाले, ओए होए होए, वो आलू वाले नान में एक्स्ट्रा सॉल्टीनेस आती ही यहाँ से। ठीक है। तो भाई ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है। अब वो क्या कर रहा है? अब वो लेबर जो है वो क्या पकड़ेगा? वो इस आटे को पकड़ेगा, पानी को पकड़ेगा, थोड़ी सी बीच में खमीर डालेगा, हल्का सा नमक, और बहुत ज्यादा अपना डालेगा पसीना बीच में। तो क्या करेगा? उसको गूंधेगा। जो शुक्र करे वो हाथों से गूंद रहा है, अदरवाइज वो पाँव से भी गूंद सकता था। वो क्या कर सकता था? पाँव से भी गूंद सकता था, लेकिन उसको आपकी सेहत का ख्याल था। उसने कहा नहीं, मैं इनको इतना लजीज नहीं खिला सकता, इतना ही लजीज बहुत है जितना ये डिजर्व करते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो आप लोग सिर्फ इतना ही लजीज डिजर्व करते थे। तो हाथों का, बगलों का ये पसीना जो है ये एक्सेप्टेबल था, तो वो गूंदेगा। अब आपको आटा गूंदना आता है, तो जब आप इन रॉ मटेरियल को लाएंगे, इनकी नीडिंग करेंगे, तो नीडिंग करने के बाद जो है वो आटा गूंदा रहेगा, और आप क्या करेंगे? उसके फिर पेड़े बना के, देखा होगा अक्सर स्लैब के ऊपर वो जो फट्टा लगा होता है उस पर सारे उन्होंने गूंद के ये पेड़े जो हैं वो रख दिए होते हैं, इस तरह लाइन लगाई होती है। देखा होगा ना आप लोगों ने, ये जितने भी लोंडे हैं जाते तो होंगे खरीदने के लिए नान, ऐसे सारे पेड़े जो हैं पड़े होते हैं, गूंद के इन्होंने आटा गूंद के रखे होते हैं। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? ये जो पेड़े हैं, मुझे बताएं, ये पेड़े हैं, क्या ये नान बन गए हैं? क्या आप कहिए जी मेरे पास नान चाहिए, पैसे कम है, वो कहे भाई ये ले कच्चा पेड़ा खा ले, आप खा सकते हैं? नहीं। तो क्या ये रॉ मटेरियल है? द आंसर इज ये रॉ मटेरियल भी नहीं है, ये फिनिश गुड्स भी नहीं है। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं इसको हम? वर्किंग इन पैंडल, पैंडल है किसी के पास? दे देना लास्ट में। इसको हम क्या कहते हैं? अंडर प्रोसेस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस। कि ये फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल से दरमियान वाली स्टेज में है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा, ये पेड़ लगाने के बाद ऊपर ना उसने वो क्या कहते हैं, मखमल का कपड़ा जो है वो उसने डाला होता है। कभी आप देखें ना उसको उसी गंदे पानी में जो उसमें करता है उसी में वो भिगोते हैं, निचोड़ते हैं, और झाड़ के ऊपर वही डाल देते हैं। इंतहा गलीज होते हैं, और ऊपर वही छिपकलियां भाग रही हैं, चूहे भाग रहे हैं, मक्खियां बैठ रही हैं, टेंशन ही नहीं है।
बिकॉज वो टेस्ट ट्रांसफर कर रही होती हैं, जो आप लोग इंजॉय भी करते हैं। पान दो नान आना कीमे वाले, जो आप ये ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो ये है सर आपका वर्क इन प्रोसेस। ये है आपका क्या, वर्क इन प्रोसेस। अब ये लेबर जो है ना, ये क्या करेगी, ये आटा गूंद के देगी। ये क्या करेगी, आटा गूंद के देगी। फिर एक तीसरा बंदा भी होगा, जो बिल्कुल तंदूर के ऊपर खड़ा होगा। जो आटा, जो ये नान लगा रहा है, वो क्या करता है भाई, वो पेड़ा पकड़ता है, उसको रोटी की फॉर्म में लेके आता है। उसके पास ना एक गद्दी होती है, जिसे वो गद्दी कहते हैं, अक्सर पंजाब में तो लाहौर में गद्दी कहते हैं। ऊपर व्हाइट सा कपड़ा होता है, उस पर उल्ली लगी होती है। मजाक के अलावा कभी आप देखें, वो जला नहीं होता, उसके ऊपर फंगस लगा होता है। उस पर सारी मक्खियां कीड़े मकोड़े बैठते हैं। पहले उस पर पानी लगाता है, फिर वो आटा ला वो जो रोटी लगा के वो लगाता है, फिर तंदूर में लगाता है। वो भी बंदा होता है, इसने भी कोई कपड़े नहीं पहने होते, बस बनैन पहनी होती है, और ये भी अपना पसीना जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है। साथ लेफ्ट हैंड सिगरेट पी रहा होगा। साथ वो जो है आपका तावला ऐसा खेल भी खाने लगे होते हैं, चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं। और आपके नान जो है वो लगा रहा होता है। ऐसा है कि नहीं। तो वो क्या करता है, फिर वो तंदूर में जो है वो नान लगाता है। फिर थर्ड बंदा होता है, वो फिर तंदूर से नान निकाल के आपको क्या कर रहा होता है, वो कागजों में डाल के दे रहा होता है। और वो जो कागज लगाता है, वो जो बुक होती है येलो पेजेस वाली, वो भी रद्दी से गंदी गलीज किताब जो है वो उठा के लेके आए होते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, रख के शॉपर में डाल के क्या कर रहे होते हैं, वो आपको दे रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया पूरा। तो भाई देखो, फिनिश गुड्स क्या है, फिनिश गुड्स क्या है बताएं जरा। फिनिश गुड्स है आपके पास लजीज कीमे वाला नान। ये बड़े भाई दो नान लाना, तो आप तो दो नान तो लगवा लिए। ये फिनिश गुड्स थी। लेकिन पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा यहाँ पे इस तरह से चल रहा होता है। अब ये लेबर जो है ना, लेबर, लेबर, ये लेबर भी हमारे पास दो तरह की होती है। ये लेबर भी हमारे पास दो तरह की होती है, अगर आप उसको देखें। अभी किधर ये है। एक होती है हमारे पास डायरेक्ट लेबर, और दूसरी होती है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो है जिसको आपको पता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं पर यूनिट। फॉर एग्जांपल, जो आपने बंदा रखा है, आप उसको जॉब पे रखते हैं कि तुमने नान लगाने हैं, और वो पर नान लगाने का 2 रुपये चार्ज करता है। एक नान लगाया कितने रुपए देंगे, 2 रुपये देंगे। 10 लगाए कितने रुपए हो गए, 20 हो गए। 100 लगाए कितने हो गए, 200 हो गए। 1000 लगाए कितने हो गए, 2000। तो वो पर यूनिट है। उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बताएं, डायरेक्ट लेबर। जो पर यूनिट है, आपको पता है कि भाई इसको हम पे कर रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से, इसका खर्चा पर यूनिट ट्रेसेबल है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कहते हैं। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब बताएं, वो बंदा जिसने अपनी बगलों से, सॉरी बगलों कह रहा हूं, जिसने अपने हाथों से पसीने वाले आटा गूंदा था, क्या हमें पता है कि पर नान कितने रुपए उसके चार्ज करने हैं। उसने तो बस 50 किलो आटा पकड़ा, गूंद दिया। क्या हम उसको पर नान ट्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो बंदा जो काउंटर पे खड़ा हुआ है, नान लगा, वो नान पैक कर करके बेच रहा है, उसको भी सैलरी मिल रही है। क्या हम उसको पर यूनिट ट्रेस कर सकते हैं, हम उसको भी पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते। तो जिसको हम पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते, वो मेरे लिए क्या कहलाती है, वो मेरे लिए इनडायरेक्ट लेबर कहलाती है। वो मेरे लिए क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट लेबर कहला रही होती है। तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का फर्क समझ लगा। डायरेक्ट लेबर का और इनडायरेक्ट लेबर का फर्क समझ लगा। यार वो जो आटा गूंद रहा था ना बंदा, जो उसकी बाजुओं का पसीना खास था, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल था। मैं रिपीट कर तो दूंगा, लेकिन आपको उल्टियां आना शुरू हो जानी है, सोच लीजिएगा। अब देखिए अब एक बच्चा कह रहा है कि जी हमें नान का तो नहीं, हमें सीने वाले नान का पता लगा है। मेरे ख्याल से आप इस वक्त यूरोप में तो नहीं बैठी हुई, आप बैठी पाकिस्तान है।
पाकिस्तान में आपके जी मैंने तो रोटी खानी बाजार से तंदूर की, तो वो तो आपको जो तंदूर से चीज मिलनी है, वो कौन सा मैकेनिकल तंदूर है, हर जगह पे प्रोसेस यही होता है। इसलिए बेहतर है आप खुद आटा गूंदना सीखें, लेकिन ग्लव्स पहन के। हाँ भी समझ लगी। समझ लगी। अच्छा भाई, इसके साथ कुछ और भी एक्सपेंसेस तो होते हैं, जो हमारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी तो हैं। जैसे दुकान का रेंट पे कर रहे हैं, वो भी आपका एक्सपेंस है, बट वो लाजमी है। आपके फॉर एग्जांपल आप तंदूर में आग जला रहे हैं, गैस का बिल पे कर रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, वो भी लाजमी होगा। या फॉर एग्जांपल बाजी जाती हैं, पान दो नान लाना बड़े कीमे वाले, वो लगाता है, पान थोड़ा तिल भी ला दो। जो अब नान के ऊपर तिल लगवा के आ रहे हैं, वो भी तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। वो तिल थोड़ी ऐसे करता है कि कहते हैं अल्लाह पाक तिल का कर, तिल का शोपन आ जाता है। भाई वो तिल भी खरीद के लेके आता है, सेसमी सीड्स जिन्हें कहते हैं। तो अगर वो नान के ऊपर लग रहे हैं, तो क्या वो काउंट करके लगाता है कि जी 10 तिल लगाने हैं, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं ना। वो रैंडम लगा देता है, कम लगे ज्यादा लगे। तो भाई ये भी तो खर्चा है। तो ये जो खर्चे होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। समझ लगी। तो हमारे पास प्रोसेस जो है वो तीन चीजों में डिवाइडेड है: रॉ मटेरियल, कन्वर्जन, और हमारे पास फिनिश गुड्स। अगर आपकी चीजें रॉ मटेरियल वाली फॉर्म में पड़ी हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी चीजें ना तो फिनिश गुड्स की फॉर्म में है, ना वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, फिर वो किस में आती हैं, वर्क इन प्रोसेस वाली फॉर्म में आती हैं। और अगर वर्क इन प्रोसेस से नान बनते जा रहे हैं, तो नान आपकी क्या कंसिडर हो रही है, फिनिश गुड्स जो है वो कंसिडर हो रहा होता है। क्यों भी समझ आया? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। इसका मतलब जो नान लगा रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, जो आटा गूंद रहा है वो कौन है, इनडायरेक्ट लेबर है। भूलेगा तो नहीं अब? नहीं, अगर मैं आपको बताता कि देखिए जी हम यहाँ पे एसी बना रहे हैं, हम एसी का प्रोसेस समझते हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड हैं आप लोग। आप लोगों को शुक्र करें, आप एक गले मिले एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, हालांकि वो है फैक्ट्स। जो मजदूर काम करने वाले होते हैं, वो लेबर, वो डायरेक्ट होते हैं। सुपरवाइजर, ये लोग जो हैं ये इंटरेक्ट होते हैं। आप जाएं, आप जाके पढ़ें क्लास में, क्योंकि हम जरा इनको यहाँ पे आटे पढ़ाते हैं, आटे। तो भाई बुझाएं मुझे, आपको रॉ मटेरियल, कन्वर्जन और फिनिश गुड्स का फर्क लग गया पता? डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का समझ लग गया? अब थोड़ा सा ना हम सोफिस्टिकेटेड बनते हैं। ये जो इनडायरेक्ट होता है ना, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनके लिए ना हम बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हमने ना फील देनी है कि हम कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सोफिस्टिकेटेड वर्ड क्या होगा, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, ओवरहेड। क्या होगा, ओवरहेड। आप बस याद रखें कि वो जो आटा गूंद रहा था बंदा, वो डायरेक्ट का था कि इनडायरेक्ट था, बताएं जरा। आटा गूंदने वाला बंदा डायरेक्ट में था कि इनडायरेक्ट में था? इनडायरेक्ट था। तो उसके हेड का गिरा पसीना आटे के अंदर, तो क्या हो गया, ओवरहेड हो गया। तो जितने भी इनडायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आप इन्हें क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। तो अब आप इनके लिए क्या नाम इस्तेमाल करेंगे, अब आप इनके लिए ओवरहेड का नाम
इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप इनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे नाम, ओवरहेड्स का कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब जरा हम आते हैं यहाँ पे। अरे ओवरहेड मटेरियल नहीं, ओवरहेड का मतलब सारे इनडायरेक्ट खर्चे। सारे इनडायरेक्ट खर्चों को एक साथ लिख के उनको ओवरहेड कहते हैं। ये आपका हेड होता ना, थोड़ा ऊपर करके बैठे ताकि आपके हेड से ऊपर ना हो जाए। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड कहते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। यार आप में से कोई बच्चा केपीके से है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इस तरह नहीं आएगी। हम इस तरह नहीं निकालेंगे, हम बल्कि क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालेंगे, और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में हम क्या कुछ आएगा उसको देखते हैं। आपके पास सबसे पहले आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और जब हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसमें आपने सारा कुछ ऐड करना है। मतलब इसमें आपने जो कैरिज इन होगा वो भी ऐड करना है, सारा कुछ। और जो इसमें से सेल्स रिटर्न्स होंगी वो आपने लेस करनी है। मतलब आप लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेट ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स जो है वो आपने लेस करवा देनी है। हम साथ साथ ना वैल्यू भी अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 50,000 रुपये का, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था। मतलब वो रॉ मटेरियल जो हमने इस्तेमाल अभी नहीं किया पिछले महीने का, पिछले महीने का आटा पड़ा हुआ था सुंडियों वाला, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो था हमारे पास 15,000 का। फिर हम यहाँ इसमें से लेस करवाएंगे, हम इसमें से लेस करवाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हम इसको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 11,000 का। तो 50 जमा 15 कितना होगा? 65। 65 में से 11 गया, कितना हो गया? 65 में से 11 गया 54। 54,000। इसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कि भाई इतना मटेरियल जो है वो हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। क्या करेंगे? इतना मटेरियल जो है वो हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। अब इसमें क्या हम करेंगे? ऐड कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, बिकॉज मजदूर ही जो है वही अपने हाथों से आटा गूंथ रहे थे ना, जो हमारे पास लेबर ही है, मतलब जिसको हम सैलरीज पे कर रहे हैं। सैलरीज भी नहीं, यहाँ पे वेजेस आएंगे जो दिहाड़ीदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हम जो है वो इसमें ऐड कर रहे होंगे। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये हम ले लेते हैं 20,000 रुपये की, ये हमने क्या कर दी, हमने इसमें ऐड कर दी लेबर कॉस्ट। इसके अलावा हमारे पास जो होगी अदर कॉस्ट, जैसे तिल वगैरह हो गए, ये डायरेक्ट की बात हो रही है। जो अदर डायरेक्ट कॉस्ट होगी उसको भी हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आ गई मेरे पास 5,000 रुपये की, ठीक है। तो इसका हम जमा करेंगे, कितना बनेगा जरा बताइएगा मुझे? 79,000 आएगा। इसको हम कहेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, या इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा हमारा प्राइम कॉस्ट का, या इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। इसको फैक्ट्री कॉस्ट नहीं कहेंगे, ये फैक्ट्री कॉस्ट हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट नहीं कहेंगे, ये प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। या हमारे पास क्या कहलाएगी? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट।
इसका मतलब क्या है कि यहां तक अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां तक बात करूं, तो बेसिकली ये क्या है, अगर आप इसको देखें तो ये क्या है हमारे पास मटेरियल जो है ये भी डायरेक्ट मटेरियल था, लेबर जो है ये भी डायरेक्ट थी, अदर कॉस्ट ये भी डायरेक्ट थी। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। यानी यू कैन राइट इट सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। ये हम इसे कह रहे होते हैं, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइम कॉस्ट जो है कह रहे होते हैं। सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कह रहे होते हैं। सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस या सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइम कॉस्ट कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है, मटेरियल की, लेबर की, और हमारे पास क्या आ गई, जो हमारे पास बाकी दीगर अखराजात हुए हैं डायरेक्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे जो अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। अब इसमें इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ आ रहे हैं। क्या? जो हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ जो है वो इसमें क्या होंगे, आ रहे होंगे। तो आप इन सारी कॉस्ट को जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब कितनी लेते हैं, फॉर एग्जांपल 79, और ये हम ले लेते हैं 21,000। इसको हम अगर जमा कर लें कितना बनेगा, 1 लाख। ये जो 1 लाख है ये मेरी कहलाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्या? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होगा जिसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि भाई हमारी प्रोडक्शन के ऊपर इतनी कॉस्ट जो है वो लगी है। इज दैट क्लियर? ओ भाई, और तुम लोगों का क्यूएम भी पास नहीं है। 79 में 21 जमा करने कितना आता है? 79,000 प्लस 21,000 कितना होता है बताएं? आप लोग डिजर्व करते हैं इससे भी गलीज ना। सब्र करो, तो हम दसना मैं, अब तो मैं ना पाँव साटा तो दवाऊंगा, सब्र करो। गंदे अंडे वाले जो होते हैं ना केक रस, वो खिलाता हूँ, सब्र करो। तुम लोगों को तो आज मिठाइयाँ करा के भेजूंगा। मैथ्स नहीं आता। अरे भाई फीमेल ज्यादा शौक से खाती हैं गंदी चीजें। ये इनके लिए तो ये मुहावरा बना, जितना गलीज उतना लजीज। ये जो पापड़ वगैरह खा रही होती हैं, क्या ये साफ होते हैं? ये तो चूहे की चर्बी में फ्राई हुए पॉप्स खा रही होती हैं। ये जाके जो ये बाजारों में वो क्रीम रोल ले रही होती हैं, यहाँ वो जो है अपना पेस्ट्रीज वगैरह बाय कर रही होती हैं, वो पेस्ट्री की क्रीम भी एक्सपायर होती है। एक्सपायर्ड क्रीम वाले क्रीम रोल्स ले रही होती हैं। वो गोल गप्पे जो खा रहे होते हैं उसका खट्टा पानी गंदा वाला होता है। आपको पता नहीं, जो लाहौर की नहर होती है ना, उस नहर में
200 मीटर आगे भैंस नहा रही होती है, उसी का पानी निकाल के ना, मतलब उसका पानी निकाल के नहीं, वो जो नहर का पानी निकाल के उसका खट्टा बना के, और आप लोग आहा, बड़े मजे के गोलगप्पे, बड़े मजे के गोलगप्पे, ये लोग क्या खाते हैं। देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये अगर आपने दो जमातें और पढ़ी होती ना, आपको पता होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। आगे चलें अब, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद चलें आगे कि नहीं जाना। चलिए जी, हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास यहाँ पे आई थी फैक्ट्री कॉस्ट। आए कब उड़ाए हमारा, आय हाय, आय हाय। रजीन अहमद भाई कहते हैं, भाई है कि बहन है भाई, पहले तू बता दे, एम तुझे मैं रगड़ ना जाऊं। भाई है, बड़ा तुझे शौक है लाइमलाइट लेने का, चूड़ियां पहन ले, मेहंदी भी लगा ले। खैर, हमारे पास क्या था, दैट वाज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई थी, फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ इसके लिए हमने सेकंड वर्ड का नाम इस्तेमाल किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना था, 1 लाख। आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर आप लोगों ने बायो पढ़ी होती ना, आप लोगों को पता होता कि जब तंदूर में चीज जल रही है तो सारे बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। फायर किल्स द बैक्टीरिया। बस वायरस नहीं मरते, वायरस और जो इंडिया का कीड़ा है वो कभी नहीं मरता, बाकी जो है वो हो जाते हैं। देखिए पसीने में जो जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, वो तो कुक होके मर गए हुए हैं। एनीवेज, अब ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेसिकली, नहीं मैं नान नहीं खाता, मैं क्रॉसन खाता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मतलब वर्क इन प्रोसेस वो है कि फॉर एग्जांपल आपका पिछले महीने का कुछ काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। 10,000 रुपया, ये पिछले महीने का काम था, ये ये 10,000 रुपया आ गया। उसके अलावा वो काम जो अब तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इन प्रोसेस है, उसे हम क्या देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं हम 30,000 का, ये हम लेस करवाएंगे। तो मुझे बताएं, आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कितनी आएंगी जरा बताइएगा। एक 10 में से 30 की 80,000। सर ये है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हमने बनाई है, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि जब महीना शुरू हुआ था, या कुछ चीजें हमारी अभी रेडी फॉर्म में नहीं थी, बन रही थी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि महीना एंड हुआ है, इतनी माल की चीजें जो है अभी इन प्रोसेस हैं, ये बनी नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग प्रोसेस क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, क्लोजिंग जो है वो इसमें हम क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ रही है, क्योंकि इतनी मैंने चीजें जो है वो क्या की हैं, बनाई हैं। इज दैट क्लियर। अब सवाल ये है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगी, सेल्स आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल्स आपने सेल्स की 5 लाख की, इसमें से हमने लेस करवानी है
कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या लेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। सर ये ओपनिंग स्टॉक अब किसका है? फिनिश गुड्स का। मतलब वो तमाम चीजें जो हमारी तैयार थी लेकिन लास्ट मंथ नहीं बेच पाए, वो हमने ले लिया। कितनी आ गई? 25,000 की। इसमें फिर हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वो अभी हमने निकाली है कि भाई हमने कितनी गुड्स बनाई है? 80,000 रुपए की गुड्स बनाई है। ठीक हो गया। जब आप इनको जमा करते हैं ना, अच्छा मैं बताता हूँ आपको इसको क्या कहते हैं। इसमें से हम लेस करवाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल वो है 5,000 का। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी जरा बताएं? 1 लाख की आ गई। आपने ये लेस किया, आपके पास क्या आ गया? 4 लाख रुपया। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको हम? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ये जो है ना दोनों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको हम कहते हैं, इसके लिए एक सेकंड वर्ड इस्तेमाल भी होता है अक्सर एमसीक्यूज में, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये वो गुड्स हैं जो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेचने के लिए पड़ी हुई हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है ना, उसकी कहानी इस तरह से चलती है। हम स्टार्ट करते हैं किससे? रॉ मटेरियल से। अब मैं इसको फिर रिकॉल करता हूँ। आप सब आपने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के, आपने कितनी गुड्स जो है बनाई थी। तो आप क्या लेंगे कि आपने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, सबसे पहले आप बोलेंगे। उसमें से जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो लेस करवाएंगे, आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। इसमें ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे। क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो लेस करवाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा कि आपने इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ऐड करेंगे। क्या करेंगे आप इसमें? डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ऐड करेंगे। उसके अलावा जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं, खर्चे हैं, वो भी ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइम कॉस्ट कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? प्राइम कॉस्ट कह रहे होते हैं। फिर इसमें हम अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। उसको फिर हम क्या कहेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि जो हमने फैक्ट्री में बनाई है। फैक्ट्री में हमारा कुल खर्चा जो है वो इसके ऊपर हुआ है, इस वैल्यू का हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? उसके बाद जब फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ जाती है, फिर आप इसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड करते हैं। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आप इसमें से लेस करवाते हैं, तो आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के हमने कितनी गुड्स बनाई हैं। फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो बन जाती हैं, ये जाती हैं हमारे फिनिश गुड्स के स्टॉक में। अब फिनिश गुड्स के स्टॉक में हम क्या लेंगे? ओपनिंग गुड्स फिनिश कितनी पड़ी हुई हैं, कितनी कॉस्ट मैन्युफैक्चर हुई है वो हम ऐड करेंगे। कितनी हम मैन्युफैक्चर नहीं कितनी हम नहीं बेच पाए वो लेस करवाएंगे। मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आ रही होगी। चलिए जी, हमने लास्ट डिस्कस किया था, अब हम आगे उसकी थोड़ी सी टाइप्स एग्जाम भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था हमारे पास जो कॉस्ट है जो हम इनकर कर रहे होते हैं, बेसिकली ये दो तरह की कॉस्ट। एक होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, एक होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं, यार एक खराब कर मुझे चाय तो दे दे यार, साहब मेरा बहुत दर्द हो रहा है, चाय। दूसरी होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इसको जरा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है और क्या नहीं होती, उसको हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए जी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि ये आपकी
पर यूनिट जो है वो क्या होती है, फिक्स रहती है। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और अगर आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट एग्जांपल की थी कि हम नान बना रहे हैं। अब नान में हम इस्तेमाल कर रहे थे डायरेक्ट मटेरियल के तौर के ऊपर, वो था फ्लोर। और फ्लोर का मतलब आटा। फॉर एग्जांपल अगर एक नान के ऊपर 120 ग्राम आटा लग रहा है तो 100 नानों के ऊपर कितना लगेगा, बताएं जरा। बताएं जरा। एक के ऊपर 120 हुआ, 100 पे कितना हुआ, 500 पे कितना हुआ। इसका मतलब आपको ये नजर आ रहा है कि आपके अगर नंबर ऑफ नान बढ़ रहे हैं, अगर आपके नंबर ऑफ नान बढ़ रहे हैं तो आपका फ्लोर जो आटा इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो भी बढ़ नहीं रहा, क्या वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा, बताएं। सर इसको कहते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। कि अगर हम इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते रहेंगे, आपकी कॉस्ट भी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर होगा। इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर देखा जाए पर यूनिट, हर नान के ऊपर 120 ग्राम लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि एक नान के ऊपर 120 लगा और जो 900वां नान बना रहे हैं उस पर 120 ना लगाओ। पर नान 120 ग्राम लग रहा है, लेकिन नान बढ़ते जा रहे हैं, हमारा खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। इनको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये समझ आई, समझ आई। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल में लिख लें बेशक। जो आपका डीएम होता है, बच्चों जो जिसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं भी वेरिएबल होता है। जिसको आप डायरेक्ट लेबर कहते हैं वो भी वेरिएबल होता है। और जो आपके डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो मोस्टली आपकी वेरिएबल इन नेचर ही होती है। इस चीज को आपने क्या रखना है, इस चीज को आपने याद करना है। ये क्लियर है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल इन नेचर होते हैं। आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी आपका खर्चा बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्शन कम होगी आपका खर्चा जो है वो क्या होगा, कम हो रहा होगा। इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं फिक्स कॉस्ट की तरफ। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इसको डिस्कस करें। तो मुझे बताएं, जो तंदूर हमने लगाया था, तंदूर का रेंट जो आप पे कर रहे हैं, क्या उस रेंट का ताल्लुक कोई नान की प्रोडक्शन के साथ है। क्या मालिक आपको आके कहेगा कि जी अगर आपने 100 नान लगाए तो रेंट कम होगा, अगर आपने 200 नान लगाए तो रेंट ज्यादा होगा, बताएं। नहीं। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है भाई, फिक्स कॉस्ट जो है इसका प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट जो है इसका प्रोडक्शन के साथ, फिक्स कॉस्ट जो है इसका नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े, नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी क्या रहती है, हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है। क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। मतलब यू कैन से डैट फिक्स कॉस्ट जो है आपकी इन टोटल फिक्स रहेगी, बट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होगी। ये जरा दोनों बातें लिखें, दोनों बातें लिख के जरा मुझे बताएं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। इन टोटल फिक्स रहेगी, बट पर यूनिट क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। लिख के जरा मुझे बताएं, फिर हम इसको सब समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं
फॉर एग्जाम्पल शॉप का रेंट है 1 लाख पर मंथ। क्या हम बात करते हैं कि दुकान का रेंट कितना है? 1 लाख पर मंथ है। अब मुझे बताएं, जनवरी का रेंट भी 1 लाख होगा, फेब का रेंट भी 1 लाख होगा, नवंबर का रेंट भी क्या होगा? हमारा 1 लाख ही होगा। ऐसा ही है ना? क्या मालिक जो होगा दुकान का वो आपसे आके पूछेगा कि यार अगर ठीक है आपने इस महीने एक नाम भी नहीं लगाया, मुझे रेंट कम पे करें, या आपने इस महीने में 1 करोड़ नाम लगाए हैं, मुझे रेंट भी 1 करोड़ दें? क्या वो आके आपसे पूछेगा? बताएं। क्या पूछेगा आके? नहीं पूछेगा। इसका मतलब इन टोटल जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगी? वो फिक्स रहेगी, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। इन टोटल जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो क्या बात की, इन टोटल जो क्या होती है हमारी, ये फिक्स होती है। बट पर यूनिट देखें, अगर हम पर यूनिट निकालें, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैंने भाई लाख रुपया पर मंथ पे करना ही करना है। अगर मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए तो बताएं मेरी पर यूनिट कितनी आएगी? बताएं, शाबाश। 10 रुपये आएगी। ठीक है। अगर मैंने 2,000 यूनिट बनाए, कितनी आएगी बताएं जरा? 50 आएगी। और अगर मैंने 1 लाख यूनिट बनाए तो कितनी आएगी? 1 रुपया आएगी। सर देखें, अब ये देखें, अगर मेरे यूनिट 2,000 थे तो पर यूनिट कॉस्ट 50 हुई। अगर यूनिट बढ़ गए, पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। तो पर यूनिट, अगर पर यूनिट बड़े होंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट या हमारी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? कम हो रही होगी। बट इन टोटल क्या रहेगी? हमारी फिक्स रह रही होगी। समझ लगी? अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? ये जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसमें आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इसमें आपका इनडायरेक्ट लेबर हो गया, ये सारे आपके इसमें आ रहे होते हैं। इसमें मोस्टली कौन सी आती है आपकी? इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही होती है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी हमारे पास लेबर और मटेरियल कम होता है। इसमें अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पास ज्यादा आते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, हम लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये सब क्लियर है? अब जरा देखते हैं, मैं आपको आपको बताता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म और टेक्निकल चीज़ों पे आते हैं। देखिए जी, हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो है वो मटेरियल था। क्या था? मटेरियल था। मटेरियल हमारे पास होगा दो तरह का। एक होगा हमारा, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल, और दूसरा होगा जिसको हम क्या कहेंगे, इन डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है? जो रॉ मटेरियल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैकेट बना रहे हैं तो जैकेट में जो लेदर इस्तेमाल होगी वो आपका क्या है? वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है कि आपका जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, बट वो इनडायरेक्टली जो है बीच में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे क्लीनिंग मटेरियल हो गया, अगर जैकेट है तो इसमें जो नीडल्स इस्तेमाल हो रही हैं वो आ गया। ये आपके क्या होंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे। फिर आपके पास लेबर है। लेबर भी दो तरह का होगा आपके पास। एक होगा डायरेक्ट लेबर, और दूसरा होगा हमारे पास इन डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो है बेसिकली
जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, मसलन जो प्रोडक्शन लाइन के वर्कर होते हैं, जिनका काम चीजों को बनाना होता है। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब वो होता है जो डायरेक्टली काम तो नहीं कर रहे। हाँ, ये जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं, फोरमैन वगैरह होते हैं, सुपरवाइजर हो गए, फोरमैन हो गए, ये क्या आते हैं आपके इनडायरेक्ट लेबर में आ रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिनका ताल्लुक तो प्रोडक्शन के साथ है। जैसे आपके पास इसमें भी दो तरह के होंगे। एक होंगे आपके पास डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, और दूसरे होंगे आपके पास इन डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो जो डायरेक्टली ताल्लुक रख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर रहे हैं प्लांट की, ये इसमें आ जाते हैं। आप कोई रॉयल्टी कमीशन वगैरह पे कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो इसमें आ रहे होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? जैसे आपका ये यू कैन से दैट रेंटल कॉस्ट हो गई, किराया पे कर रहे हैं, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पे कर रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्ट ओवरहेड होते हैं। इनडायरेक्ट ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम अल्टरनेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनके लिए? हम अल्टरनेटिव वर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ये वो खर्चे हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है, आपकी प्रोडक्शन के साथ है, बट ये इनडायरेक्टली हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऑफिस रेंट पे ना लें, आपकी फैक्ट्री रेंट पे ना लें, तो आपको पता है आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। तो वो प्रोडक्शन का ताल्लुक डायरेक्टली तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली जो है वो किसके साथ है, वो आपके इन एक्सपेंसेस के साथ बन रहा है, प्रोडक्शन के साथ बन रहा है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिजली हो गई, जनरेटर चल रहा है, फ्यूल लग रहा है, इनका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? इनका ताल्लुक जो है बेसिकली वो आपका प्रोडक्शन के साथ तो है, बट वो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट है। आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं तो प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स बन रही हैं। तो जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं, बेसिकली ये इनडायरेक्ट में आता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास खर्चे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और दूसरे होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। तो रिमेंबर, प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो हमेशा हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो बनते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है क्या होते हैं? हमेशा हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। इन्वेंट्री हो तो उसका तो लाजमी पार्ट बनेंगे। अब हम जब निकालना चाहें तो बेसिकली हम कैसे अपने निकालेंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट? हमारे पास आ जाएगी बेसिकली, यहाँ पे हम लेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे हम वो इसमें ऐड करेंगे। तो मेरे पास जो जवाब आएगा, इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे जो आपके एफ एच होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस होंगे बेसिकली। ये क्या है? आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब फिक्स एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट, मटेरियल, लेबर, सारा कुछ आ गया। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ रही होगी? आपके पास कॉस्ट आ रही होगी कि भाई आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ये बन रही होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, ये जो हमारे पास खर्चे हैं ना बेसिकली, ये जो खर्चे हैं बेसिकली हमारे पास, जब भी हम बात कर रहे हैं, देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट का मुझे पता होता है कि पर यूनिट कितनी है। मुझे वेरिएबल कॉस्ट का पता होता है कि पर यूनिट कितनी है। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि जी अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर 120 ग्राम आटा लग रहा है, मैं निकाल लूंगा कि हाँ भाई 120 ग्राम जो है वो 10 रुपए का आएगा। तो 10 इंटू अगर 100 किया, तो मेरे पास 100 ग्राम आटों की, 100 जो नान है उनकी कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली वेरिएबल लेबर जो होगा, मुझे पता है कि मैं पर पीस 5 रुपये पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट मुझे पर यूनिट पता होती है।
वेरिएबल कॉस्ट मुझे क्या होती है, पर यूनिट जो है पता होती है। हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल, हम देखते हैं बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स, मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको पर यूनिट कॉस्ट से। तो मेरे पास क्या आ जाती है, टोटल एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाती है। इसको जरा लिखें। तो मुझे पता है कि भाई 10 बनाऊंगा, 10 तो ठीक है जी, 10 यूनिट, पर यूनिट खर्चा, 10 की कॉस्ट आ गई। 20 बनाई, खर्चा, टोटल कॉस्ट आ गई। 30 बनाई, खर्चा, टोटल कॉस्ट आ गई। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी कैलकुलेशन तो प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन तो प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, इसको नोट कर लिए। अब हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट। भाई मुझे फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट निकालनी है। ये जो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, ये भी मुझे क्या करनी है, पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करनी है। उसको हम कैसे करेंगे, ये जो फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, ये जो हमने यहाँ पे लिखी है, इसको जब हम पर यूनिट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये पर यूनिट है। तो ये फिक्स कॉस्ट हम पर यूनिट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द सवाल। तो बताएं यहाँ जरा कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला लिखिएगा। इसके लिए फॉर्मूला लिखिएगा, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में लेके आने के लिए हम निकालते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपके पास पर यूनिट रेट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आपके पास जवाब आएगा तो बेसिकली आपके पास पर यूनिट रेट जो है वो आ जाएगा। क्या होगा, पर यूनिट रेट जो है वो आ जाएगा। इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। जिसने लिखा ना फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, वो वाजिबुल फेल है। वो क्या था, जहन्नमी, जहन्नमी, वो जहन्नमी है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट नहीं लिखना आपने। आप क्या लिखेंगे, टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स। मैं यहाँ पे एस्टिमेट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना खर्चा मेरा टोटल होगा इस साल में। इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ऑब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है बताएं जरा। ये क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब भाई सो गए हो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। मैं कब्रिस्तान से मुखातिब हूँ। आप सच तो मुर्दे हैं, कम से कम वो तो बोल देते थोड़ा बहुत। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, क्या ये एक्चुअल है, ये अंदाजा है। ये क्या है, अंदाजा है। ये क्या है, अंदाजा। ये अब हम करते क्या है, बेसिकली ये आपका ईयर है। आप ईयर के स्टार्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप ईयर के स्टार्ट के ऊपर अंदाजा लगा रहे हैं कि इस साल में आपके इतने खर्चे होंगे। सर ये ऑब्जॉर्प्शन रेट जो है ये हम स्टार्ट ऑफ द ईयर पे लगाते हैं। ये हम स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जो है वो क्या करते हैं, लगाते हैं। स्लाइड क्लियर।
अब इसमें याद रखिएगा ये है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब है ये भी आपकी अंदाजा है। इसके लिए वो वर्ड इस्तेमाल अक्सर करता है बजटेड कैपेसिटी का। क्या वर्ड इस्तेमाल करता है, बताएं। बजटेड कैपेसिटी। जस्ट टेक एन एग्जांपल। आप अपने ओवरहेड्स का अंदाजा लगाते हैं और वो आपको लगता है 7 लाख रुपीस। कितना लगाते हैं? 7 लाख रुपए। ये आपने लगाया, अंदाजा कितना है? 7 लाख रुपए। और आप प्लान करते हैं कि यार मेरी जो बजटेड कैपेसिटी या जो मेरी नॉर्मल जो मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हम बनाएंगे 5 लाख यूनिट्स। ये हम नॉर्मली बनाते हैं। तो मुझे बताएं आपका OAR कितना आएगा? 1.4 रुपीज पर यूनिट। अब आपने निकाल लिया। अब आपने ये निकाल लिया ओवरहेड रेट। अब भाई आपको पता है कि आपका ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो है ये है। अब आप 10 यूनिट बनाए, 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें। 20 बनाए, 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास ये पर यूनिट रेट जो है वो आ गया है। इज दैट क्लियर? चलें जी, मुझे इसका भी बताएं। जस्ट एक एग्जांपल। आपके ओवरहेड्स एस्टिमेटेड हैं 9 लाख रुपए। ये रेंट भी सारा कुछ आपने खर्चा लगाया, इतना आएगा। आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो है 5 लाख। और आपके एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हुई है 7 लाख। अब मुझे बताएं OAR कितना होगा? थैंक यू। OAR क्या आया आपका? ये जो 12 लाख बता रहे हैं ना बंदा, तो लाभ की करे। अब ये वाला सीन जो है ना, ये वाला सीन,
ये वाला सीन जो आपको नजर आ रहा है, अगर इस तरह का सिनेरियो हो, अगर इस तरह का सिनेरियो हो, तो रिमेंबर, रिमेंबर मेरा ये है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल ज्यादा आया है अगर नॉर्मल प्रोडक्शन से। जैसे यहाँ पे है, एक्चुअल कितने हैं, 7 लाख, नॉर्मल कितने बनते हैं आपके सामने है। अगर ये वाला सिनेरियो हो ना, ये वाला सिनेरियो, तो हम फिर ओ आर कैसे निकालेंगे, देखिए, तब हमारा फॉर्मूला होगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का, कि हम लेंगे हमारे टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस या ओवरहेड, डिवाइड कर देंगे फिर हम एक्चुअल से, इस पे कर देंगे, एक्चुअल पे कर देंगे। तो मुझे बताएं, 9 लाख है यहाँ पे, 9 लाख को हमने डिवाइड किया किसके ऊपर, 7 लाख के ऊपर हमने डिवाइड किया, तो क्या जवाब आएगा बताएं। 1.28। वेरी गुड। अब यहाँ पे ना रूल लिख लो कहीं पे, कहीं पे कोने पे ना रूल लिख लो, कहीं पे कोने पे रूल लिख लो, कि नॉर्मली हमने क्या लेना है, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल, लेकिन अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल ज्यादा है, फिर हम क्या लेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल जो है वो ज्यादा लेंगे। गॉट इट। इसको नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल है एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल और नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल, विच एवर इज हायर। अगर एक्चुअल कम है तो फिर नॉर्मल पे जाएगा, और अगर एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लिखें नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल और एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल, विच एवर इज हायर, वो हम लेके चलेंगे। देखिए, शाबाश, लिख लिया। ये स्क्रीन सब पे क्लियर, आगे चले।
आगे चलें कब्रिस्तान। अरे जैन को कुछ कहा नहीं है, रगड़ा नहीं जैन को, 2 दिन हो गए हैं। जैन सबर कर, तेरे तो मैं आत्मा रोलता हूँ, तुम लोगों को बनाता हूँ जनाजा। आज था ना कैब वालों का जनाजा, सही फौतगियां हुई हैं, फौतगियां उनकी। अल्लाह अल्लाह शुक्र है मेरे बच्चे पास हैं अच्छा खासे। अभी भी तकरीबन 380 मैसेजेस जो हैं वो अनरीड है, भी मैं रीड करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। भाई हम जो पढ़ाते हैं बच्चा पास होता है, तुझे पता नहीं कितों आ गए, नलायक, फुट्टेबाज। जी हमने क्या पढ़ा है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओ ए आर? बताया जरा। टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल, जो इनमें से हायर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास रेट आ जाएगा। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितना रेट निकाला था? वो ये वाला, ये हमने 1.4 निकाला था। अब देखें होगा क्या। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन जो है ना, जो मेरी प्रोडक्शन हुई है वो हुई है 50,000 यूनिट्स की। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटेंट होगा कहेगा सर मुझे सारा आता है, मैं आईटीए में ओएआर निकाल के आया था, आपने निकाला 1.4 पर यूनिट आया, आपने 1.4 को मल्टीप्लाई किया 50,000 से, कितना खर्चा आया बताएं जरा? 70,000। आपने कहा सर ये हमारा खर्चा है, और आपने फौरन क्या किया, आपने इसको अपने वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बना लिया। मतलब आपने यहाँ पे इसको, जो आप इन्वेंट्री बना रहे थे आपने उसको इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बना दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने बना लिया। अब सर ये जो है ना, ये जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। क्या कहते हैं इसको? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ये एब्जॉर्ब ओवरहेड हुआ है हमारा किसकी बेस के ऊपर? एस्टिमेट की बेस के ऊपर हुआ है। किसकी बेस के ऊपर हुआ है? एस्टिमेट की बेस के ऊपर हुआ है, अंदाजे के ऊपर हुआ है, ऐसा ही है। फिर आप इसको कंपेयर करते हैं कि यार हमारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। देखिए आपने एस्टिमेट किया कितना होना था, 70,000, लेकिन आपको लगता है पता पे 70 नहीं, ये तो 90,000 हो गया। आपने कितना कहा था होगा? 70। कितना हो गया? 90। क्या कहा था? 70। कितना हो गया? 90। अब बताओ, आपने कम रिकॉर्ड किया था कि ज्यादा रिकॉर्ड किया था? कम। ये जो आपने कम रिकॉर्ड किया था, कितने से कम रिकॉर्ड किया है? ये कम कितने से रिकॉर्ड किया है? इसको हम कहेंगे कि 20,000 से हमारा क्या था, अंडर एब्जॉर्ब था। तो 20,000 का खर्चा हम मजीद क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। इसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब। क्या होता है अंडर एब्जॉर्ब? सुनिएगा, अंडर एब्जॉर्ब किसे कहते हैं, प्लीज सुनिएगा। कि भाई आपने जो खर्चा एब्जॉर्ब किया था वो 70,000 था, ये सारा आपने बजटिंग की थी कि हाँ इतना हो जाएगा। लेकिन जब आपका एक्चुअल खर्चा हुआ वो 90 हो गया, होना 70 चाहिए था, हो 90 गया।
तो ज्यादा खर्चा हो गया, अब आपने 20 से कम रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, अंडर एब्जॉर्ब कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब इसके कंपैरिजन में एक वर्ड आएगा हमारे पास, ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या वर्ड आएगा? ओवर एब्जॉर्प्शन। अब ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है कि भाई आपने खर्चा कहा था 70,000 होगा, लेकिन जब आपका एक्चुअल खर्चा हुआ वो कितना हो गया, 40,000 हो गया। वो क्या हो गया, 40,000 हो गया। एक्चुअल कम है, आपने ज्यादा लिखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओवर एब्जॉर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर एब्जॉर्ब कहते हैं। तो अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब की समझ आई? ये बुढ़े हो जाते हैं, समझ नहीं आती इनको। यस, ओवर एब्जॉर्ब बाय 30K। अब इसको हम लिख देते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि इफ एक्चुअल ओवरहेड्स आर ग्रेटर देन एब्जॉर्ब ओवरहेड, इसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब। इफ एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन एब्जॉर्ब ओवरहेड, इसको हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है बताएं? इसका मतलब है आपने कम खर्चा रिकॉर्ड किया था, अब ज्यादा करना है। इसका मतलब है आपने ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया था, अब क्या करना है, आपने कम करना है।